हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 8th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनकर तैयार हुआ। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन है एक रूल बुक। आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरह हमारा जो देश है उसको चलाने के लिए हमारी जो सरकारें बनती है उनको भी कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं और वो रूल जो है एक बुक में लिखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है देश चलता है। उस रूल बुक, वो जो बुक है वो क्या कहलाती है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस बुक को तैयार करना इतना आसान रहा होगा कि जिसके ऊपर पूरा देश चलेगा। ठीक है, तो ये बुक कैसे तैयार की गई, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार किया गया, किन लोगों की भागीदारी रही, ये सब हम इस वर्कशीट में जानने वाले हैं। During the freedom struggle, the nationalist has devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो जो हमारे नेशनलिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बहुत टाइम जो है इस चीज़ में डिवोट किया, ये इमेजिन किया कि और प्लानिंग की कि हमारा जो फ्री इंडिया होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, जो रिवॉल्ट थे वो लगातार चल रहे थे, अब लोगों को यकीन हो चुका था कि हमारा इंडिया जो है वो फ्री हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही इस चीज़ की प्लानिंग कर ली गई थी कि जैसे ही इंडिया फ्री होगा तो हमारी सरकारें कैसे रहेंगी, हमारे देश में क्या क्या रूल्स जो है वो जो है लागू होंगे। अंडर द ब्रिटिश they had been forced to obey rules that they had very little role in making। ठीक है, तो जो है जब ब्रिटिश सरकार थी तो बहुत जो उनको रूल्स ओबे करने के लिए बोला जाता था वो जो है ज़बरदस्ती बोला जाता था, अपनी इच्छा से लोग उन रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ authoritarian rule under the colonial state convinced Indian that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government। अब देखिए बहुत लंबा टाइम से लोग जो है वो गुलाम रहे, तो उसके दौरान वो सीख चुके थे कि फ्री इंडिया जो हमारा होगा वो डेमोक्रेटिक रहेगा, सभी लोगों को इक्वल राइट मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का वहीं से डिसाइड हो गया था कि इंडिया जो है वो कैसा रहेगा, डेमोक्रेसी इंडिया में होगी। What remained to be done that was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India। ठीक है, तो इसके लिए जो है तैयारियां शुरू कर दी गई थी कि इंडिया में किस तरह से डेमोक्रेसी वो लागू की जाएगी। In independent India, every citizen will have equal opportunity and will have all equal right to share in the government। इंडिपेंडेंट इंडिया में हर एक सिटीजन उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है, और इक्वल राइट रहेगा गवर्नमेंट में जो है अपना पार्टिसिपेशन करने का। बट फॉर अवर कंट्री विद सो मैनी वेरिएशंस दिस वर्क वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी वन मैन। लेकिन इंडिया में इतनी वेरिएशंस हैं कि उनके चलते ये काम जो है एक आदमी के बस की नहीं था, एक आदमी के अंडर कंट्रोल ये काम नहीं हो सकता था। About 300 people contribute to the completion of this work। लगभग 300 लोगों ने इस काम को कंप्लीट करने में अपना पार्टिसिपेशन दिया। Who were the members of the Constituent Assembly formed in 1946। जो कि मेंबर्स थे किसके, 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके ये मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। 3 साल तक जो है जो मीटिंग थी, जो असेंबली थी उसकी मीटिंग्स कंटिन्यू रही। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड, ठीक है, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो बन रहा था। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी जो खाका बनकर तैयार हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कैसे बनेगा, वो सारा एक फ्रेमवर्क जो था उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
These members of the Constituent Assembly had a big responsibility in front of us. अब जो ये members थे Constituent Assembly के, जो है एक बड़ी responsibility उनकी थी, ठीक है. There were many communities in our country. हमारी country में बहुत सारी communities हैं. He had the same language. उनकी language same है. Neither was a religion nor was it the same cultural. ना तो उनका language same है, ना ही उनका religion same है, और ना ही उनका culture same था. Anyway, when the constitution was being written, our country was going through a lot of turmoil. जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है पैनिक था. उस टाइम डिवीज़न जो है वो था 1947 का इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न, उसके दौर से इंडिया गुजर रहा था, जो एक दर्दनाक सिचुएशन थी. बट दीज मेंबर्स ब्रेवली परफॉर्म देयर ड्यूटी. लेकिन इन मेंबर्स ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से परफॉर्म की बाय प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर जो लोग कर रहे थे, which shows a deep respect for diversity while maintaining national unity. उन्होंने हर जो डाइवर्सिटी थी उसका ध्यान रखा और एक नेशनल यूनिटी जो है उसको कायम रखा, देश की एकता को अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने इस डॉक्यूमेंट से कायम रखा. और उसका रिजल्ट आज भी हम देख रहे हैं कि इतने सालों बाद भी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसका यूज़ हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं. Now there are some features of the constitution. Main features of the constitution are federalism. ठीक है, क्या है federalism? It means different types of government at different levels to govern the country. तो इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है, कंट्री को गवर्न करने के लिए अलग अलग लेवल में गवर्नमेंट को बांटा गया है. इन आवर कंट्री गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल. 3 लेवल पे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट काम करती है. फर्स्ट एट द नेशनल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जिसके जो चीफ आप कह सकते हो, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जैसे हैं, वो हैं, ठीक है. तो वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें MPs चुने जाते हैं. सेकंड एट द स्टेट लेवल, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होती है. जैसे एक स्टेट, मान लीजिए हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें जो है मनोहर लाल खट्टर जो है वो क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके अंडर होते हैं MLAs. जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल जी वो जो है चीफ मिनिस्टर है, और उनके अंडर जो है क्या है, बाकी MLAs हैं. नाउ थर्ड एट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन. तो थर्ड जो गवर्नमेंट है वो है पंचायती राज सिस्टम. गांव में पंचायतें होती हैं, ठीक है, सरपंच होता है, पंच होते हैं. एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, शहरों में, सिटीज़ में MCDs होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं. इसी कारण कि जो गवर्नमेंट का लेवल है वो डिवाइड किया गया है अलग अलग, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज़ फेडरलिज्म. और इंडिया में क्या है, इंडिया में फेडरलिज्म है. द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट इन लार्ज कंट्री लाइक इंडिया ऑल स्टेट्स कैन हैव ऑटोनोमस राइट टू टेक डिसीजन ऑन सर्टेन इश्यूज़. देयर आर सम लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लैरिटी ऑफ दीज इश्यूज़. तो यही रीज़न है कि इंडिया जैसे लार्ज कंट्री में जो है सभी को एक तरह से राइट मिले डिसीज़न लेने का, ठीक है, एक ऑटोनोमस राइट होना चाहिए. और इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इसके लिए क्लैरिटी के लिए जो है इस तरह के इश्यूज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ जो है लिखा गया है, प्रावधान हर चीज़ का है. अब आपको यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं. तो एक्टिविटी फर्स्ट है, राइट द नेम ऑफ योर नियर बाय बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, MP, MLA, काउंसलर and find out at which level of government they work in. ठीक है, तो आपको बताना है जो आपके नियर बाई बैंक है. बैंक जो है वो आपको, जो भी बैंक है आपके नियर बाई, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक है, उसका नाम आपको लिख देना है, और वो किस गवर्नमेंट के अंडर काम करता है वो आपको लिखना है. तो यहाँ पे आप लिख देंगे ऐसे, ठीक है, बैंक जो है वो किसके अंडर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे आपको लिखना है. उसके बाद देखिए सेकंड है स्कूल बच्चों, अगर देखिए अब डिपेंड करता है कि आपके आसपास कौन सा स्कूल है. अगर आपके पास सर्वोदय है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है. अगर आपके पास जो है आसपास KVS स्कूल है, नवोदय स्कूल है, तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं. तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा. जैसे दिल्ली तो UT है, ठीक है, तो क्या रहेगा, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट लिख देंगे. उसके बाद नंबर 3 देखिए डिस्पेंसरी. तो डिस्पेंसरी जो है वो किसके अंडर काम करती हैं, वो स्टेट के अंडर काम करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है हॉस्पिटल जो है वो डिपेंड करता है, सेंटर के अंडर भी हो सकता है, स्टेट के अंडर भी हो सकता है. तो आपके आसपास जो भी है, जैसे एम्स है वो सेंटर के अंडर काम करेगा, बाकी जो हॉस्पिटल हैं हो सकता है वो स्टेट के अंडर भी होंगे. तो आप जो भी आपके आसपास है अपने पेरेंट्स से पूछ के उसके बारे में लिख सकते हो. नेक्स्ट है पुलिस.
पुलिस जो है बच्चों, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो है स्टेट के अंडर भी जो है क्या होती है, पुलिस जो है वो होती है। उसके बाद देखिए पुलिस स्टेशन हो गया ना, उसके बाद बाकी MP MLA हम जो है अगले एक्टिविटी में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप अपने पेरेंट्स से पूछ के इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 2 दी गई है, राइट द नेम ऑफ द काउंसलर MLA एंड MP ऑफ योर एरिया एंड फाइंड आउट फॉर विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे आर इलेक्टेड। तो आपको ये लिखना है, ठीक है, जो है कि किसके अंडर जो है MP MLA काम करते हैं और ठीक है कौन सी गवर्नमेंट के अंडर। तो यहाँ पे आपको नाम भी लिखना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी ऐसे करनी है। देखिए काउंसलर है, आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है। काउंसलर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, हर एक एरिया में काउंसलर अलग होते हैं। निगम पार्षद, हिंदी में क्या कहेंगे, निगम पार्षद, उनका नाम लिखना है। और ये किसके अंडर काम करते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए MLA, आपको अपने एरिया के MLA का नाम लिखना है और ये भी किसके अंडर काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए MP आपको अपने एरिया के MP का नाम लिखना है। MP की 10 सीटें हैं दिल्ली में और MLA की 70 हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम नरेला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो शरद कुमार चौहान जी हैं और जो है इसी तरह आपको MP का नाम भी लिखना है। MP जो है वो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, किस पे काम करेंगे, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट कर देनी है। इसमें आप अपने ग्रैंडफादर की, ग्रैंडमदर या मदर, फादर किसी की भी हेल्प ले सकते हो नाम पूछने के लिए। नेक्स्ट अब आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट चैलेंजेस वर फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से चैलेंज जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फेस किए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया सो इट वाज अ बिग चैलेंज टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। डाइवर्सिटी थी तो बड़ा चैलेंज था। दैट कीपिंग एवरीवन इन माइंड। सेकेंडली मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेशन बाय गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल इज ऑल्सो ए बिग थिंग, ठीक है, सबको इक्वल रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सेकेंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, लेवल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नेंस आर देयर इन आवर कंट्री। कितने लेवल हैं, देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इन आवर कंट्री। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड रहेगा लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। फेडरल सिस्टम कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। द साइज ऑफ आवर कंट्री इज़ ह्यूज एज वेल एज द डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो हाई। साइज़ जो है वो बड़ा है, डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़रूरी है। फेडरलिज्म इज़ नेसेसरी फॉर द इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। तो फेडरलिज्म जो है डेवलपमेंट के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट SST की। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।